गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के टॉपिक विकास के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और जानते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है और उस मापदंड की कोई सीमाएं हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो उसकी क्या सीमाएं हैं? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण के लिए जो मापदंड उपयोग करता है वो है आय का मापदंड, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय। इस मापदंड का प्रयोग करके विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करता है। मतलब इंसान की जितनी अधिक आय होगी, इंसान के पास उतनी उसकी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा होंगी। जितनी अधिक आय उतनी अधिक चीज़ें, और इसके आधार पर मतलब कि जो भी लोगों को पसंद है, अगर उसके पास आय के अधिक साधन हैं तो जो भी उसको पसंद है वो चीज़ उसके पास उपलब्ध होगी। और लेकिन इस मापदंड को हम सही नहीं मान सकते। इस मापदंड की कुछ सीमाएं हैं। यह जो विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने में पूरी तरह सफल नहीं होता। इसकी जो सीमाएं हैं वो जानने का प्रयास करते हैं हम, क्या है। राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड क्यों नहीं माना जाता विभिन्न वर्गों के विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए? क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं। कुल आय की तुलना करने से हमें पता नहीं चलेगा कि प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति औसत रूप से कितने रुपए कमा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय तो बहुत अधिक हो, लेकिन उस राष्ट्र की पूरी आय उस राष्ट्र के कुछ ही लोगों के हाथ में हो और ज़्यादातर जनसंख्या गरीब जनसंख्या हो। तो इस तरह हम राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास मापने के जो यूएनडीपी के मापदंड हैं वो किस तरह से विश्व बैंक के मापदंड से अलग हैं? विश्व बैंक का जो मापदंड हमने अभी देखा था कि राष्ट्रीय आय मुख्य मापदंड है। इसके अलावा यूएनडीपी के जो मापदंड है वो इस आय के राष्ट्रीय आय से अलग हैं। यूएनडीपी जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है उसमें जो मापदंड अपनाए जाते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहला है लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घ आयु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाए। मतलब कि जिस देश के लोग जितनी अधिक आयु प्राप्त करेंगे उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। दूसरा मापदंड है शैक्षिक स्तर। मतलब जिस देश में शिक्षा का स्तर, लोगों में शिक्षा का स्तर जितना अधिक ऊंचा होगा, जिस देश की साक्षरता दर अधिक होगी उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। और अंतिम है प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, यह माना जा सकता है। ये भी एक जीवन स्तर की पहचान है। तो बहुत सारे वर्षों के अध्ययन में यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया और 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में सम्मिलित किया, 84 देशों को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में सम्मिलित किया और 26 देशों को मानव विकास के निम्नतर स्तर पर रखा था। 173 देशों के मूल्यांकन में सिर्फ 53 देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आए और 26 देश निम्न स्तर पर मानव विकास में आए थे। अगला प्रश्न है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग करने की क्या क्या सीमाएं हैं? विकास से जुड़े कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। औसत का प्रयोग किसी भी क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय को कुल राष्ट्रीय जनसंख्या से विभाजित करके जितना हमें जो प्राप्त हुआ उसको प्रति व्यक्ति आय मान लिया जाता है। जैसे किसी देश के सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, परंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है और उसका तरीका यही है कि कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं। लेकिन उससे हम सही तरीके से औसत नहीं निकाल पाते। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी विषय पर चर्चा की थी पहले प्रश्न में
कि जो विश्व बैंक का वर्गीकरण का तरीका है, राष्ट्रीय आय का तरीका, उसकी कुछ सीमाएं हैं, वहीं इस प्रश्न में भी लागू होता है। एक उदाहरण देकर इसमें समझाया गया है, किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार 500-500 रुपए कमाते हैं, और एक परिवार 4 परिवारों का इसने अध्ययन किया है जिनमें से 3 परिवार 500-500 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन चौथा परिवार है 48,000 रुपए कमा रहा है, जबकि दूसरे देश में सभी परिवार 9,000 और 10,000 के बीच कमाते हैं। तो दोनों देशों की अवस्थाएं समान होंगी, लेकिन उनके जीवन स्तर में अलग अलग होंगे। 3 परिवार, जो पहला देश का अध्ययन किया उसमें 3 परिवारों का जीवन स्तर निम्न है और एक परिवार का जीवन स्तर काफी उच्च है, जबकि दूसरे देश के अध्ययन में जिसमें चारों ही परिवार 9 से 10,000 रुपए कमा रहे हैं, उनमें से किसी भी परिवार का जीवन स्तर ना तो निम्न है ना ही उच्च है, वे सभी परिवार मध्यम जीवन स्तर के माने जाएंगे। इस तरह हम औसत से सही तरीके से विकास से जुड़े जो तथ्य हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल भी नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। हमने पिछले 2 प्रश्नों में प्रति व्यक्ति आय के बारे में ही चर्चा की है और इसमें हमारे राष्ट्र के 2 राज्य पंजाब और केरल का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि प्रति व्यक्ति आय है एक अच्छा मापदंड नहीं है, उसमें क्या क्या नुकसान हैं, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, वो इन 2 राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में साबित किया है। आगे हम देखेंगे 2 सारणियाँ हैं, 2 सारणी हैं, उन दोनों ही सारणियों में पंजाब और केरल का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पंजाब का जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल की अपेक्षा अधिक है, लेकिन फिर भी उसका मानव विकास क्रमांक है, केरल का जो मानव विकास क्रमांक है वो पंजाब से अधिक है। आइए देखते हैं इन सारणियों में क्या क्या दिया गया। पहली सारणी में 3 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय दी गई है। पंजाब ये 2002 और 3 का अध्ययन है। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 26,000 रुपये है, केरल में प्रति व्यक्ति आय 22,800 रुपये है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5700 रुपये थी। दूसरी जो तालिका है उसमें अलग अलग आंकड़े दिए हैं, अलग अलग राज्यों के शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात। तो उसका और अध्ययन करते हैं। पंजाब में शिशु मृत्यु दर 49 है, मतलब कि 1000 बच्चे में से 49 बच्चे 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मर जाते हैं। तो पंजाब का साक्षरता दर है 70% और 1 से 5 में उपस्थिति अनुपात है 81%, जबकि केरल का अगर हम अध्ययन करें तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर 11 है, मतलब कि पंजाब की अपेक्षा बहुत कम है। साक्षरता दर पंजाब की अपेक्षा अधिक है, 91% है और कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात 91 है। इस तरह केरल में प्रति व्यक्ति आय कम होते हुए भी वहाँ का मानव विकास सूचांक है पंजाब की अपेक्षा अधिक है। इस तालिका में जो कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं हम उनका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर मैंने बताया था कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, जैसे हमने यहाँ पर देखा था पंजाब में 49 बच्चे हैं, प्रति 1000 में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले वो मर जाते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ अनुपात। इनके द्वारा मानव विकास सूचांक के अलग अलग जो आंकड़े हैं वो पेश किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है और अगर इसी तरह 50 वर्षों तक ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करते रहे तो भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी, इसका पता लगाना है। तो पहले हम देखेंगे कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग किया जाता है भारत में जो आम लोग करते हैं। सबसे पहले कोयला।
कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। वाष्प इंजन जिसमें कोयला का प्रयोग होता है, रेल और उद्योगों में काम में लाया जाता है। खनिज तेल, खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाज, वायुयान आदि में किया जाता है और तेल को शुद्ध करके उसमें से डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त कर लिया जाते हैं। प्राकृतिक गैस भी एक शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। गैस को पाइपों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है और बहुत सारे औद्योगिक इकाइयां इस प्राकृतिक गैस से ईंधन प्राप्त कर रही हैं। जल विद्युत, यह ऊर्जा का नवीनीकरण साधन है। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता साधन है। इसका प्रयोग घर, दफ्तर, औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। ऊर्जा के और भी स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, बायो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। इन सभी ऊर्जा के साधनों का हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न के जो दूसरे भाग में पूछा गया है कि अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है और ये सभी स्रोत अनवीनीकरण है, मतलब एक बार अगर इनका प्रयोग कर लिया गया तो दोबारा से इनके उत्पन्न होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। नवीकरण साधन वे होते हैं जो जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं और प्रकृति उनको ऑटोमेटिक रिफिल कर देती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा इत्यादि। तो आने वाले 50 वर्षों में ये संसाधन अगर इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो ये संसाधन बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अगर इन संसाधनों को बचाना है तो ऊर्जा के नवीकरण जो संसाधन है पापा, उनका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता से अभिप्राय, ये हमने जो अध्याय का परिचय जाना उसमें भी पढ़ा था कि धारणीयता से अभिप्राय इस तरह विकास करना है जिसमें विकास तो होता रहे लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी अगर जिस तरह से हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं इसी तरह से संसाधनों का प्रयोग करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इसलिए धारणीयता का विषय विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी आवश्यकता अनुसार संसाधन प्राप्त हो सके। अगले प्रश्न में पूछा गया कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। जिस तरह हमने पिछले प्रश्न में देखा था धारणीयता का विकास, उससे ही मिलता जुलता ये प्रश्न है कि हमारे पृथ्वी पर जो संसाधन उपलब्ध हैं वो संसाधन इस तरह हैं, अगर उनका हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो सभी मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए इन संसाधनों का प्रयोग करेगा तो किसी भी निजी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। एक भी व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर पाएंगे और वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को धरती पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पास जो संसाधन है उनका प्रयोग बहुत ही समझदारी से करें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। आसपास हम हर रोज देखते हैं, हमारे पास जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सौर प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण हम आसपास देखते हैं। ये आप अगर आप अपनी आम जिंदगी में आसपास नजर डालोगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से मिल सकता है। ये प्रश्न अपने आप ही आपको समझना है। जैसे जल प्रदूषण के उदाहरण दिए गए हैं, वायु प्रदूषण के भी उदाहरण हैं। हम हर रोज मोटर वाहनों का प्रयोग करते हैं, कारखानों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण करता है, भट्ठों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण करता है। जल प्रदूषण, नदी, झील, समुद्र में जो कूड़ा करकट बहाया जाता है
वो जल प्रदूषण का मुख्य कारण रहता है। भूमि प्रदूषण, कारखाना द्वारा या घरों से जो कूड़ा कचरा आदि फेंका जाता है वो भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर ये समाप्त होता है। धन्यवाद।